नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप मिश्रा है और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज आइल में। यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ आज आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ का व्हेन इट वाज फाउंडेड, इसके फाउंडर मेंबर कौन-कौन हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके की मेंबर्स क्या हैं, सब कुछ हम पूरा आईएमएफ के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और आईएमएफ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है अ, दुनिया का। और ये यूनाइटेड नेशंस जो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप चाहें तो मेरा वीडियो आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे, तो आपको सारे लेटेस्ट वीडियोस मिल जाएंगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, मेरा ये ट्विटर हैंडल अकाउंट है संदीप 45797586। यहाँ आपके सारे वीडियोस के लेटेस्ट जो वीडियोस मैं डालूंगा या जो पुराने वीडियोस मैंने डाले हैं उसके लिंक मिल जाएंगे। ये है फेसबुक अकाउंट मेरा, यहाँ पर भी आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईएमएफ की। सो आईएमएफ का जो व्हेन इट वाज फॉर्म्ड इन, तो इट वाज फॉर्म्ड इन 1944, स्टार्टेड इन 27 नवंबर 1945। इसका फॉर्मेशन जो हुआ, इसे जो बनाया गया वो 1944 में इसकी स्थापना हुई। कामकाज हुए, सब चीज़ें आगे बढ़ी और ये फाइनली स्टार्ट हो गया 27 नवंबर 1945। और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है। इंडिया एक ओरिजिनल फाउंडर है इसका, इसके साथ शुरू से ही जुड़ा है। आईएमएफ के बारे में जो इसका आइडिया कहाँ से आया, तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो कि माउंट वाशिंगटन होटल वाशिंगटन में हुआ था, यूएसए में। और वो आइडिया यहाँ पे दिया था हैरी डेक्स्टर व्हाइट एंड जॉन मैनार्ड केनेस ने। इन्होंने ये आइडिया दिया कि दुनिया के इकोनॉमी को हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने आईएमएफ का कॉन्सेप्ट बताया, तो लोगों को ये ऑफ कोर्स पसंद आया होगा और ये फाइनली बन के तैयार हो गया। 27 नवंबर 1945 को स्टार्ट हो गया। जब ये शुरू में बना तो इसके साथ में सिर्फ 29 मेंबर थे। 29 जो कंट्रीज थी वो इसके साथ जुड़ी, जिसमें इंडिया भी था जो इसका फाउंडिंग मेंबर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आईएमएफ का, इसका मेन मोटो क्या है, इसका गोल क्या है, तो इसका पर्पज़ ये है कि रिकंस्ट्रक्टिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। तो रिकंस्ट्रक्ट करना है इनको, पूरे वर्ल्ड का इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, उसको बनाना है, फिर से बनाना है, बढ़िया बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, ताकि उन कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट बढ़े, पावर्टी उस कंट्री की पावर्टी कम हो, वहाँ पे उनका ट्रेड अच्छा हो। तो ये सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए और किस तरह से उनको सहायता किया जा सकता है, मॉनेटरी हेल्प कैसे दी जा सकती है, उसके लिए आईएमएफ का गठन हुआ। It now plays a central role in the management of balance of payments difficulties and international financial crisis। तो ये आजकल ये बहुत ही important, yes, nowadays it is playing a very important role in the management of balance of payments difficulties and international financial crisis। When we see, हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारे देश में नो फाइनेंशियल क्राइसिस है, वहाँ का ट्रेड अच्छा नहीं है, वहाँ का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बिगड़ गया है। ये उन्हें पैसे देता है आईएमएफ, और जिससे वो उनका कंट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सके, बिल्ड कर सके उसके इकोनॉमी को, और फिर से एक पटरी पर आ जाए, वो देश सही पटरी पर आ जाए। Countries contribute funds to a pool through a quota system from which countries experiencing balance of payments problems can borrow money। इस में एक कोटा सिस्टम है, और उस कोटा सिस्टम के तहत, उस कोटा सिस्टम के अनुसार लोग फंड कंट्रीब्यूट करते हैं आईएमएफ में। इसमें कोटा सिस्टम भी ये रिसेंटली 2010 में फिर से इसको रिफॉर्म किया गया था।
मैं आपको इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कोटा सिस्टम पर एक वीडियो और बनाऊंगा। वहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। अगर मैं अभी ऐसे बताऊँ तो कोटा सिस्टम में हमारा जो भारत देश है ये 8वें नंबर पे है। कोटा सिस्टम जो होता है इसके काफ़ी बेनिफिट हैं। इसके बेनिफिट हैं रिसोर्स कंट्रीब्यूशंस, कौन सा देश के पास कितना फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं। वोटिंग पावर, आपकी वोटिंग पावर बढ़ जाती है आईएमएफ में। एक्सेस टू फाइनेंसिंग, आपको फाइनेंस एक्सेस करने का, आईएमएफ से पैसा लेना इजी हो जाता है। एंड एसडीआर एलोकेशन, जो एसडीआर है स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, इसका भी आपको इजी एक्सेस हो जाता है। मैं एसडीआर और कोटा सिस्टम पे एक वीडियो बनाऊंगा, 2 वीडियो और मैं बनाऊंगा इसमें, जो आप देख सकते हैं। आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन इमीडिएट मिल जाएगा जैसे वीडियोज में अपलोड करता हूँ। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस। और यहाँ पे आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। जैसे आईएमएफ का हेडक्वार्टर मैंने आपको कहा वाशिंगटन डीसी में है। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो में नीचे बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन का की मेंबर्स एंड कौन कंट्रोल करता है इसको। रिसेंटली अभी अक्टूबर 2019 को बुल्गारियन इकोनॉमिस्ट क्रिस्टालिन जॉर्जिवा, इन्होंने इसका एमडी एंड चेयरवुमन है आईएमएफ की। शी इज हेड ऑफ आईएमएफ। और इसके अलावा गीता गोपीनाथ हैं जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं आईएमएफ की। इन्होंने 2018 1 अक्टूबर को अपना पद संभाला। गीता गोपीनाथ इसके पहले केरला चीफ मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजर थी और अभी आईएमएफ में चीफ इकोनॉमिस्ट है। और एक भारतीय हैं जो हमारे लिए प्राउड का मोमेंट है कि चीफ इकोनॉमिस्ट आईएमएफ की हमारे भारत की हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके कंट्रोल कौन करता है इनको। तो ये 2 लोग इसके की मेंबर्स हैं। इसको कंट्रोल कौन करता है, तो गवर्नेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। द IMF is accountable to its member country governments. At the top of its organizational structure is the Board of Governors, consisting of 1 governor and 1 alternate governor from each member country. Usually the top officials from the central bank or finance ministry. यहाँ पे जो हमारे इंडिया से हैं जो ये रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये हैं निर्मला सीतारमन। क्यों वो प्ले कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप ऑफिशियल्स चाहिए सेंट्रल बैंक या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री से। तो निर्मला सीतारमन जी जो है ये हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की हेड है। और सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई है। तो या तो आपको यहाँ से एक आदमी देना है या तो एक पर्सन आपको यहाँ से देना है जो टॉप पे। तो यहाँ पे टॉप पे आपका गवर्नर होता है और यहाँ पे आपका टॉप में ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो हेड है। तो हमारे यहाँ पे जो लीडर हैं ये हैं निर्मला सीतारमन। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फंक्शंस ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ करता क्या है, आईएमएफ की फंक्शन क्या है। तो upon the funding of the IMF, its 3 primary functions were to oversee the fixed exchange rate arrangements between countries. तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को देखना, ओवरसी करना, उस पर नज़र बनाए रखना और उसको सही से चलाना। Thus helping national governments manage their exchange rates and allowing these governments to prioritize economic growth. सेकेंड है एंड टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म कैपिटल एट द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। जैसा कि मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में, तो अगर किसी का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ गया है, कुछ ऊपर नीचे है, किसी को कुछ रिक्वायरमेंट है, तो वो आईएमएफ से पैसे ले सकता है। बट उसके भी कुछ कंडीशन है जो हम आगे बात करेंगे कि पैसे लेने की क्या कंडीशन है। This assistance was meant to prevent the spread of international economic crisis. The IMF was also intended to help mend the peace of the international economy after the Great Depression and World War II.
as well as to provide central capital investment for economic growth and projects such as infrastructure. सो IMF एक्चुअली देता है जो भी लोन शॉर्ट टर्म के लिए देता है, और इन्होंने पहले भी ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर टू के बाद भी कंट्रीज़ की हेल्प की। बहुत सारे कंट्रीज़ को इन्होंने अभी तक हेल्प कर चुका है। हमारे भारत ने भी यहाँ से पैसा लिया था, हालांकि हम 1993 के बाद कोई भी लोन IMF से नहीं लिए हैं अभी तक। सो अगर आप देखें तो IMF का बेसिक काम, जो इसका मेन काम यही है कि कंट्रीज़ को लोन देना, पैसे देना। पैसे उनको किस लिए देना? ताकि वो उनके देश का विकास कर पाएँ, देश से गरीबी हटा पाएँ, इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो वहाँ पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर कर पाएँ अपने कंट्री में, उनके कंट्री को सही रास्ते पे लाने के लिए। कंडीशन ऑफ लोन्स क्या है? तो IMF का जो कंडीशन है लोन देने का, तो यहाँ पे आपको कुछ कोलेटरल रखना पड़ता है, आपको कुछ बताना पड़ता है आपके देश से, क्योंकि आप लोन ले रहे हैं तो आपको आपके देश से कुछ रखना पड़ेगा। आप गोल्ड रख सकते हैं, आप और भी चीज़ें कुछ और रख सकते हैं जो अभी आपके हेड ऑफ द कंट्री डिसाइड करेंगे। वो आप कोलेटरल रखेंगे। अगर आप इनका पैसा चुका नहीं पाते तो ये जो चीज़ें आपने कोलेटरल रखी हुई हैं वो ये रुक लेंगे, आपको नहीं देंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप जो पैसे ले रहे हैं उसका सही यूज हो रहा है, आप उसको सही बिजनेस में लगा रहे हैं, सही जगह पर लगा रहे हैं, और वहाँ से आप इम्प्रूवमेंट करके पैसे कमा के आपका जिस चीज़ से आप प्रॉब्लम में हैं वहाँ से उबर जाएं और इनको पैसा फिर लौटा लें, नहीं तो आपका कोलेटरल ये रिटर्न नहीं देंगे। कुछ पॉलिसी होती हैं, उस पॉलिसी में कुछ क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी, वो भी आप वहाँ पर भी फिट होने चाहिए। अगर आप वहाँ फिट बैठते हैं तभी आपको लोन दिया जाएगा। The concept of conditionality was introduced in a 1952 executive board decision and later incorporated into the articles of agreement. तो ये कंडीशंस जो था कि रखना है, क्या कंडीशंस रहेगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितना कोलेटरल देना पड़ेगा, ये सब 1952 के एग्जीक्यूटिव बोर्ड डिसीजन में जो मीटिंग हुई थी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, उसमें डिसीजन लिया गया था और लेटर इसको इनकॉर्पोरेट किया गया आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट में, इसको एज ए लॉ या एक रूल बना के डाला गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडिया और IMF का रिलेशन के बारे में। तो इंडिया और IMF का रिलेशन के बारे में बता दूं तो ये काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है, यहाँ तक कि इंडिया इसका फाउंडर मेंबर भी है, और इंडिया 1993 के बाद कोई भी लोन नहीं लिया है IMF से। 31 मई 2000 अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट IMF लोन फ्री है। IMF का जो IMF है या इंडिया है, जो एक भी पैसा इंडिया ने उधार नहीं लिया है IMF से। इसके अलावा इंडिया 8th लार्जेस्ट मेंबर है कोटा में, मतलब भारत 8वां नंबर है जो कोटा होल्ड करता है, कोटा होल्डिंग कंट्री में IMF में। जैसे मैं आपको बताया था कि कोटा होल्डिंग जितना आपका ज़्यादा है उतना आपका वोटिंग पावर बढ़ जाता है, एक्सेस ऑफ फाइनेंस इजी हो जाता है, आपको SDR एलोकेशन ज़्यादा होते हैं। SDR एलोकेशन बढ़ने से आपका अगेन कोटा नंबर्स जो है होल्डिंग कंट्री है वो उसमें नंबर इम्प्रूव हो सकता है, रिसोर्स कंट्रीब्यूशंस आपके ज़्यादा होते हैं। सो अगर आपकी कंट्री डेवलपिंग है, आपकी कंट्री अच्छा कर रही है, आपका देश अच्छा काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, सो आपका नंबर यहाँ पर भी आगे बढ़ सकता है अगर आपके हेड ऑफ कंट्री चाहते हैं। सिग्निफिकेंटली ये रिफॉर्म जो हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया 2010 में रिफॉर्म किए गए थे, तब इंडिया का उसके पहले 2.44% का कंट्रीब्यूशन था, SDR 5821 था, और अब SDR 13,114.4 है। यहाँ पे SDR मतलब होता है स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल ड्राइविंग राइट्स पे, जो जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा इस पे मैं।
तो आपको इसके बारे में पूरी तरह समझाऊंगा कि SDR है क्या, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स होते क्या हैं। The reforms will lead to a realignment of quota shares of members countries with the shift to dynamic emerging market and dynamic countries and from over to underrepresented both countries both exceeding 6% while protecting the voting share of the poorest member. तो इन्होंने कहा डायनामिक इमर्जिंग मार्केट, ऑफ कोर्स इंडिया है, एंड डायनामिक कंट्री भी इंडिया है। इंडिया एक विकासशील देश है, एक गतिशील देश है। इसका जो मार्केट है वो अभी ऑफ कोर्स बूमिंग कंडीशन में है और ये आगे बहुत अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। सो ऑफ कोर्स इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट भी है और एक गतिशील देश भी है। इसके अलावा इन्होंने इस रिफॉर्म से जो वोटिंग शेयर है पुअरेस्ट मेंबर के, जो इसके सबसे ऐसे देश हैं जिनका शेयर बहुत कम है, तो उनकी भी वोटिंग राइट्स यहाँ पे फिक्स कर दी गई है। तो ये कोटा रिफॉर्म से सभी को फायदा हुआ है। आगे हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि जी, तो मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट में दें। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप मुझे बताएं। नॉलेज आइल मेरे चैनल का नाम है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो सारे वीडियोस जो भी मैं अपलोड करूँगा उसके लिंक आपको इमीडिएट मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को IMF के बारे में पता चल पाए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।